मेवाड़ रियासत के इतिहास की सीरीज के पार्ट 9 में हम बात करेंगे कि भारत में बाबर का आगमन और बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद किस प्रकार वो दिल्ली और आगरा का बादशाह बनता है और उसके बाद भारत में मुगलों की स्थायी सत्ता स्थापित करने के लिए महाराणा सांगा से उसका संघर्ष होता है। और महाराणा सांगा से एक बार पराजित होने के बाद मात्र 1 महीने के ही एक छोटे से समय के अंतराल में ही बाबर द्वारा महाराणा सांगा को पराजित करके और भारत में मुगलों की स्थायी सत्ता स्थापित कर ली जाती है। तो यही सब हम चर्चा करने वाले हैं मेवाड़ रियासत के इस पार्ट में। मैं रमन भारद्वाज क्लासेस से, और आइए हम शुरू करते हैं। मेवाड़ रियासत के पार्ट 9 में हम आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि पिछले पार्ट में यानी पार्ट 8 में हमने कहां पर स्टॉप किया था और फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देख लिया था कि मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को 2 युद्धों में पराजित कर दिया था। एक तो खातौली का युद्ध सन 1517 का और दूसरा बाड़ी का युद्ध जो कि 1518 ईस्वी में हुआ था। और इन दोनों ही युद्ध में महाराणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किए जाने के कारण सत्ता या शक्ति या राजनीति की धुरी दिल्ली की अपेक्षा मेवाड़ की ओर घूम गई थी और इसी के कारण महाराणा सांगा को उत्तर भारत का नेतृत्व प्राप्त हो गया था। और इसके बाद इब्राहिम लोदी के जो सामंत थे उन्होंने काबुल के शासक जहीरुद्दीन बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दे दिया। और मुख्य रूप से ऐसा बताया जाता है कि इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी का जो चचेरा भाई था आलम खां लोदी, इनके कहने पर बाबर भारत आया। तो आप देखिए यहां पर बाबर भारत आएगा और भारत आने के बाद सबसे पहले उसका संघर्ष इब्राहिम लोदी के साथ होगा और उसके बाद बाबर का संघर्ष मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के साथ होगा और उसके बाद ही भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित हो पाएगी, स्थायी रूप से स्थापित हो पाएगी। तो यहां इन संघर्षों की बात करें तो उससे पहले हम थोड़ा सा बाबर से परिचित हो जाते हैं कि बाबर आखिर कौन था। तो देखिए ये इमेज है बाबर की और बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी को अंदीजान वर्तमान में आता है उज्बेकिस्तान में। बाबर के जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा और इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। देखिए पिता की ओर से बाबर जो हैं ये तैमूर के 5वें वंशज थे और माता की ओर से बाबर जो हैं ये मंगोल शासक चंगेज खां के 14वें वंशज हैं। इसका मतलब बाबर के रक्त में तैमूर और चंगेज खां दोनों के ही रक्त का मिश्रण है। अब तैमूर और मंगोलों के बारे में हम जानते हैं कि ज्यादातर जब ये आक्रमण किया करते थे दूसरे देशों पर तो वहां मारकाट किया करते थे, लूटपाट किया करते थे और इसके बाद अपने मुल्क में वापस लौट जाया करते थे। लेकिन इसके विपरीत बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और वापस जाने की बजाय यहीं पर स्थायी रूप से रहने लगे और भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित कर ली। तो बाबर से अब हम परिचित हो गए। अब वापस अपने मुख्य पॉइंट पर आ जाते हैं कि इब्राहिम लोदी के सामंतों द्वारा निमंत्रण दिए जाने के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत आया और बाबर ने सबसे पहले इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य ये जो युद्ध हुआ था ये कहलाता है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि सन 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी में हुआ था। और ये पानीपत वर्तमान में आता है, भारत का एक राज्य है हरियाणा, उसके अंदर आता है। अब देखिए यहां पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अगर हम दोनों की राजनीतिक यानी सैन्य बल को अगर देखें तो सैन्य बल में बाबर की अपेक्षा इब्राहिम लोदी ज्यादा मजबूत था। बाबर की सेना छोटी थी और इब्राहिम लोदी की सेना बड़ी थी। उसके बावजूद आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण बाबर विजयी हुआ? तो इसका एक तो मुख्य कारण है टेक्निक या तकनीक और दूसरा है युद्ध की पद्धति। तो देखिए बाबर ने यहां पर पानीपत के प्रथम युद्ध में एक तो तोप खाने का गोला बारूद का उपयोग किया और बाबर के जो तोपची थे एक का नाम था उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफा। तो बड़ा फर्क पड़ता है। आप जरा इमेजिन कीजिए कि यदि एक व्यक्ति के हाथ में बंदूक है और उसके सामने अगर 10 या 20 व्यक्ति भी खड़े हैं तो ज्यादा पावरफुल कौन है? ज्यादा पावरफुल वही व्यक्ति है जिसके हाथ में बंदूक है। क्यों? क्योंकि वह तकनीकी रूप से सक्षम है। दूसरा बाबर की क्या विशेषता थी, क्या इसका ऐसा कारण था जिसके कारण बाबर विजयी रहा? तो वो दूसरा था बाबर की एक युद्ध पद्धति तुलुगमा युद्ध पद्धति जो कि इसने उज्बेगों से सीखी थी। इस तुलुगमा पद्धति में क्या करता है, सेना की एक टुकड़ी को दुश्मन सेना के दाईं ओर भेज दिया जाता है, एक टुकड़ी को दुश्मन सेना के बाईं ओर भेज दिया जाता है और एक टुकड़ी से सेना के आगे या पीछे की ओर से वार किया जाता है। तो यही वो कारण थे जिसके कारण बाबर विजयी रहा, यानी ये बाबर के पॉजिटिव पॉइंट्स थे। जबकि अगर हम देखें तो इब्राहिम लोदी के यहां पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे।
कहने को तो इब्राहिम लोदी की सेना काफी बड़ी थी, लेकिन उसकी सेना में ज्यादातर ऐसे लोगों का जमावड़ा था जो कि उसको हराने में लगे हुए थे। ठीक है भैया, अब यहां पर इस युद्ध में बाबर जीता, इब्राहिम लोदी मारा गया, और इब्राहिम लोदी का साथ यहां पर एक राजपूत शासक ने भी दिया था जो ग्वालियर का था, जिसका नाम था विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह भी इस युद्ध में हारा गया, यानी मारा गया। विक्रमजीत सिंह ही वही शासक है जिसके परिवार से हुमायूं ने एक हीरा लिया था, जिसको हम बोलते हैं कोहिनूर का हीरा। और यह कोहिनूर का हीरा हुमायूं ने विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त करने के बाद अपने पिता बाबर को दे दिया था। और बाद में फिर ये हीरा अपना सफर तय करते 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 अंत में कहां पर पहुंचा? ब्रिटेन की महारानी के ताज में लग गया, और आज वर्तमान में ये ब्रिटेन की महारानी के ताज में ही लगा हुआ है। कोहिनूर हीरे का इतना लंबा सफर, यानी ब्रिटेन की महारानी के ताज तक पहुंचने का सफर बड़ा लंबा है, उसकी चर्चा हम करेंगे। कोहिनूर हीरे से संबंधित एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि यहां अगर कोहिनूर की बात करता हूं तो विषय से थोड़ा अलग हट जाएंगे। वापस पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है भैया, बाबर जीत गया। बाबर जब जीता तो दिल्ली और आगरा पर उसका अधिकार हो गया, यानी दिल्ली और आगरा पर अब मुगल सत्ता स्थापित हो गई। देखिए, बाबर ही प्रथम वो शासक है जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर तैमूर के वंशज से है, और तैमूर वंश में बाबर ही पहला ऐसा शासक था जो कि जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। अब बाबर का जब दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया तो बाबर के दिमाग में यह बात है कि भारत में अगर स्थापित मुगलों की सत्ता स्थायी रूप से स्थापित करनी है तो उसकी सत्ता को चुनौती देने वाले मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा को पराजित करना जरूरी है। इसीलिए बाबर ने महाराणा सांगा पर आक्रमण करने से पहले, महाराणा सांगा के साथ युद्ध करने से पहले उन पर प्रतिज्ञा भंग का आरोप लगा दिया। तो क्या था यह प्रतिज्ञा भंग का आरोप? इस बात का जिक्र बाबर ने अपनी एक किताब तुजू के बाबरी, या जिसको हम बाबरनामा भी कहते हैं, उसमें किया है। बाबर ने क्या लिखा है कि जब वो काबुल में था तो उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध स्वयं की सहायता के लिए, यानी महाराणा सांगा ने अपनी सहायता के लिए अपना एक दूत बाबर के पास में भेजा। कहां पर? काबुल। और यह कहा कि आप तो दिल्ली पर आक्रमण करें और मैं आगरा पर आक्रमण करूंगा। तो बाबर फिर आगे क्या लिखता है कि जब उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद जब बाबर का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया, तब तक महाराणा सांगा के न तो युद्ध भूमि में आने के संकेत मिले और ना ही महाराणा सांगा के युद्ध भूमि से जाने के संकेत मिले। तो कहने का मतलब यह है कि बाबर के अनुसार महाराणा सांगा ने बाबर की सहायता नहीं की, इसीलिए बाबर ने महाराणा सांगा पर प्रतिज्ञा भंग का आरोप लगा दिया। अब यह तो हमने केवल एक पहलू या एक पक्ष को देखा है। हम जरा देख लेते हैं कि मेवाड़ के ऐतिहासिक स्रोत क्या कहते हैं। तो देखिए, महाराणा सांगा के जो प्रमुख पुरोहित थे उनकी एक डायरी से हमको कुछ बातें देखने को मिली हैं। हमको पता चलता है कि महाराणा सांगा और बाबर के मध्य एक पत्र व्यवहार हुआ था, और यहां एक व्यक्ति ने मध्यस्थता की थी, यानी मीडिएटर का काम किया था महाराणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसका नाम था सिलहदीता, और ये राय सिंह का सरदार था। मेवाड़ के ऐतिहासिक स्रोत से हमको जानकारी मिलती है कि काबुल के शासक बाबर ने महाराणा सांगा से सहायता मांगी थी इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। तो देखो, दोनों जो ऐतिहासिक स्रोत हैं अलग अलग बात कह रहे हैं। बाबर तो क्या कह रहा है कि महाराणा सांगा ने उससे सहायता मांगी थी, जबकि मेवाड़ के ऐतिहासिक स्रोत क्या कह रहे हैं कि बाबर ने महाराणा सांगा से सहायता मांगी थी। अब जरा हम एक बार तार्किक आधार पर थोड़ा सा सोच लेते हैं, तर्क कर लेते हैं। देखो, ये तो हमको पता है कि महाराणा सांगा ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित कर दिया था। एक तो 1517 में खातौली के युद्ध में, और दूसरा 1518 में बाड़ी के युद्ध में। तो महाराणा सांगा जब स्वयं अपनी शक्ति के बल पर ही इब्राहिम लोदी को पराजित कर सकते थे, तो ऐसी स्थिति में भला उनको किसी की सहायता की कहां आवश्यकता थी। अब इसके विपरीत अगर बाबर की ओर से हम विचार करें तो बाबर एक तो विदेशी है, काबुल में है, और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध वो भारत में लड़ने आ रहा है, यानी कि एक दूसरे मुल्क में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सहायता की आवश्यकता किसको थी? बाबर को थी। तो तार्किक आधार पर अगर हम विचार करें तो उस समय सहायता की आवश्यकता महाराणा सांगा को नहीं थी, सहायता की आवश्यकता बाबर को थी। अब हम जरा यह भी एक बार विचार कर लेते हैं कि बाबर की जो किताब है तुजू के बाबरी, वहां पर भी हमको ये जानकारी मिलती है कि महाराणा सांगा और बाबर के मध्य इस तरह की कोई बातचीत हुई थी। और मेवाड़ के ऐतिहासिक स्रोतों से भी हमको ये जानकारी मिल जाती है, उसके प्रमुख पुरोहित की डायरी से,
कि भैया महाराणा सांगा और बाबर के मध्य इस तरह की कोई बातचीत हुई थी, यानी कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध दोनों के मध्य आपसी वार्तालाप तो हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि महाराणा सांगा ने आखिर बाबर की सहायता क्यों नहीं की। उसका रीजन यह है कि महाराणा सांगा के सामंतों ने सांगा को बाबर की सहायता करने से रोका। सामंतों ने यह कहा कि एक सांप को दूध पिलाने से कोई लाभ नहीं, और महाराणा सांगा अपने सामंतों की बात को टाल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने बाबर की सहायता करने की अपेक्षा स्वयं को मजबूत करना शुरू कर दिया। तो देखो, बाबर आया, इब्राहिम लोदी को पराजित किया और दिल्ली और आगरा पर उसका अधिकार हो गया। इसके कारण क्या हुआ, जब इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, तो जिन जिन क्षेत्रों पर इब्राहिम लोदी का अधिकार था उन क्षेत्रों में एक अव्यवस्था व्याप्त हो गई। इसका फायदा महाराणा सांगा ने उठाया और महाराणा सांगा ने उन क्षेत्रों पर आक्रमण करने शुरू कर दिया और उनको अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ बाबर के विरुद्ध अपनी शक्ति को संगठित करना शुरू कर दिया। महाराणा सांगा ने क्या किया, एक तो गागरोन से अपनी फौजें चित्तौड़ बुला ली, चित्तौड़ में इकट्ठी करा ली। गागरोन हम जानते हैं राजस्थान के झालावाड़ में। साथ ही साथ महाराणा सांगा ने खंडार और उसके आसपास के 200 गांवों पर अपना अधिकार कर लिया। खंडार पर पहले किसका अधिकार था, इब्राहिम लोदी का। खंडार और इसके आसपास के क्षेत्रों में मुस्लिम जनता थी। तो जब महाराणा सांगा का खंडार और इसके आसपास के 200 गांवों पर अधिकार हुआ, तो यहां से मुस्लिम जनता को पलायन करना पड़ा, और यह जनता कहां गई होगी, सीधे बाबर के पास में गई होगी, जिसके कारण बाबर को उकसाया गया होगा महाराणा सांगा पर युद्ध करने के लिए। अब महाराणा सांगा जब आसपास के क्षेत्रों को जीत रहे थे, अपने आप को मजबूत कर रहे थे, तो सांगा की ये सारी कार्रवाइयां बाबर भी देख ही रहा होगा। तो बाबर ने भी क्या किया, अपने आप को मजबूत करना शुरू किया और उसने भी आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करने शुरू किए। तो एक तो बाबर ने धौलपुर पर अधिकार कर लिया, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, और इसके अलावा बाबर ने बयाना पर भी अधिकार कर लिया। तो अब हम एक बार अपना ध्यान केंद्रित करते हैं बयाना की ओर। बयाना आता है राजस्थान के भरतपुर में। मैं बयाना आपको इसलिए लेकर चल रहा हूं क्योंकि अब बयाना में ही महाराणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्षों की शुरुआत होगी। तो देखो, बाबर ने बयाना पर अधिकार करने के लिए सबसे पहले तो अपने दोस्त, अपने मित्र को भेजा, जिसका नाम था इश्क आका। इश्क आका आया, लेकिन यह बयाना पर अधिकार नहीं कर सका। दूसरी बार में बाबर ने अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को भेजा बयाना पर अधिकार करने के लिए। मेहंदी ख्वाजा आया और इसने बयाना पर अपना अधिकार कर लिया। जब महाराणा सांगा को इस बात की जानकारी मिली, तो महाराणा सांगा भी एक बड़ी सेना लेकर बयाना आए और उन्होंने बयाना के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। तो जब बयाना के दुर्ग में मुस्लिम सेना को घेर लिया गया, तो बाबर ने मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्जा को भेजा, लेकिन महाराणा सांगा ने मुस्लिमों को बुरे तरीके से पराजित किया, और महाराणा सांगा की सेना के युद्ध कौशल से मुस्लिम जनता में एक भय व्याप्त हो गया, जिसकी जानकारी स्वयं बाबर ने अपनी किताब तुजू के बाबरी में लिखी है। तुजू के बाबरी में बाबर ने लिखा है कि जब बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा विजयी हुए, कब विजयी हुए थे, 16 फरवरी 1527 को। तो उसके बाद बयाना से हारे हुए सैनिक जब बाबर की सेना में पहुंचे, बाबर के पास पहुंचे, तो इन सैनिकों ने बाबर के पास पहुंचकर सांगा की सेना के युद्ध कौशल की तारीफ करनी शुरू कर दी, जिसके कारण बाबर की सेना में एक डर का, एक भय का माहौल व्याप्त हो गया, और उसके कारण बाबर के सैनिकों का मनोबल गिर गया। साथ ही साथ यहां पर देखो, घाव पर नमक लगाने का कार्य एक और व्यक्ति ने कर दिया। वो था ज्योतिष, जो काबुल का ज्योतिष था, और उसका नाम था मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ ने क्या कहा कि भैया इस समय, बाबर को कहा कि इस समय तेरे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो तेरे अनुकूल नहीं है, इसलिए अगर युद्ध लड़ेगा तो पराजित होगा। तो ये दोनों ही बातें, यानी एक तो बाबर की सेना जो है उसके सैनिकों का मनोबल गिर जाना बयाना के युद्ध में हार के कारण, और दूसरा उस ज्योतिष द्वारा यह कहना कि बाबर के ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल नहीं है, इसलिए उसकी हार निश्चित है। अब बाबर की सेना का मनोबल बुरे तरीके से गिर गया। तो बाबर के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अपने सैनिकों के अंदर जो डर का माहौल बना हुआ है उसको निकाले और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाए। तो यहां पर बाबर ने बड़ी चतुराई से काम लिया। और देखिए, ये बाबर की आप योग्यता बोल लीजिए या कोई भी उसके बोलने की कला बोल लीजिए या उसका दिमाग बोल लीजिए, यहां किस तरीके से उसने स्थितियों को परिवर्तित कर दिया। एक तो बाबर ने अपने सैनिकों से यह कहा कि तुम मेरे शराब पीने से बहुत परेशान रहते हो, इसीलिए आज मैं शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूं। और 25 फरवरी सन 1527 ईस्वी को
बाबर ने शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा ली। देखो बाबर की सेना कब हारी थी? 16 फरवरी 1527 को बयाना के युद्ध में हारी है, और उसके बाद 25 फरवरी 1527 को बाबर द्वारा ये जितने भी अब कदम किए जाएंगे ये अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए किए जाएंगे। तो एक तो शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा ली, दूसरा बाबर के जितने भी कीमती जो बर्तन थे उनको तुड़वाकर गरीबों में बांट दिया गया। बाबर ने एक बड़ा जबरदस्त एक उपदेश दिया जन्म और मृत्यु को लेकर, जिसका सैनिकों के दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। और साथ के साथ बाबर ने एक और उपदेश दिया, धर्म युद्ध का नारा दिया, जिसको कहा गया जिहाद का नारा। इन सारी बातों के कारण अब बाबर की सेना का मनोबल वापस बढ़ चुका है। और बाबर ने महाराणा सांगा के पास में एक गलत जानकारी पहुंचाने के लिए देखो क्या चाल सोची। बाबर ने अपने कुछ सैनिकों को यह आदेश दिया कि आप रात्रि में यानी अंधेरे में काबुल के मार्ग से गुजरिए। अब जब बाबर ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया तो महाराणा सांगा के पास यह मैसेज पहुंचा कि बाबर की सेना में रातों रात काबुल से एक बहुत भारी और एक बहुत बड़ी सेना आकर मिल गई है। देखो बाबर ये सारी कार्रवाइयां करता भी जा रहा है, और साथ की साथ खानवा के मैदान में, खानवा वर्तमान में आता है भरतपुर में, अब खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा और बाबर का मुकाबला होगा। तो बाबर ये सारी कार्रवाइयां करता भी जा रहा है और साथ के साथ खानवा के मैदान में अपनी सारी युद्ध की तैयारियां कर रहा है, अपने सैनिकों का जमावड़ा कर रहा है, अपनी तोपों को व्यवस्थित कर रहा है। इसके विपरीत हम दूसरा पक्ष देखते हैं कि महाराणा सांगा क्या कर रहे हैं। तो देखिए महाराणा सांगा 16 फरवरी 1527 को बयाना के युद्ध में जीते थे, और युद्ध में जीतने के बाद अब महाराणा सांगा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और महाराणा सांगा 13 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में आए, खानवा के आसपास में पहुंचे। तो एक और जहां बाबर पहले से अपनी युद्ध की तैयारियों में लगा हुआ है, अपने सैनिकों के जमावड़े को निश्चित कर चुका, अपनी तोपों को सेट कर चुका है, इसके विपरीत महाराणा सांगा बयाना के युद्ध में जीतने के बाद एक तो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और फिर 13 मार्च 1527 को पहुंचे। तो गौर करना युद्ध कब शुरू हुआ? 17 मार्च को सुबह 9:30 बजे, कुछ जगह हमको 9 बजे भी देखने को मिलता है। महाराणा सांगा 13 तारीख को पहुंचे, तो 13, 14, 15, 16 यानी महाराणा सांगा के पास में मात्र 4 दिन हैं अपनी सैनिक व्यूहरचना तैयार करने के लिए, अपने सैनिकों का जमावड़ा निश्चित करने के लिए, जबकि दूसरी ओर बाबर तो ये सारी कार्रवाइयां पहले ही कर चुका। तो इन्हीं सभी स्थितियों में 17 मार्च 1527 को सुबह 9, 9:30 बजे युद्ध शुरू हो गया, और शाम होते होते इस युद्ध में बाबर की विजय और महाराणा सांगा की पराजय हो गई। तो देखिए खानवा के इस युद्ध में बाबर की विजय और महाराणा सांगा की पराजय का केवल एक कारण नहीं है, यहां कारणों की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है, और उस पर हम विचार करते हैं। और कारणों की इस श्रृंखला पर विचार करते हुए सबसे पहले मैं 2 इतिहासकारों के कथन आपके सामने रखता हूं। वो इतिहासकार हैं, एक तो एल्फिंस्टन और एक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो देखिए इन दोनों ने महाराणा सांगा की खानवा के युद्ध में हार के क्या कारण बताए। एल्फिंस्टन ने कहा है यदि राणा मुसलमानों की पहली घबराहट पर ही आगे बढ़ जाता तो उसकी जीत निश्चित थी। ऐसा क्यों कहा? गौर करना 16 फरवरी 1527 को महाराणा सांगा बयाना के युद्ध में जीत गए थे, और उस समय मुस्लिम सेना में एक डर का, एक भय का माहौल था। यदि बयाना के युद्ध के तुरंत बाद महाराणा सांगा दूसरा आक्रमण कर देते तो उनकी जीत हो जाती। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा है कि महाराणा सांगा की हार का प्रमुख कारण महाराणा सांगा द्वारा प्रथम विजय के तुरंत बाद बाबर पर आक्रमण न करके उसको युद्ध की तैयारी के लिए समय दे देना था। यदि महाराणा सांगा अपनी पहली विजय का मतलब बयाना की विजय के बाद, अपनी पहली विजय के तुरंत बाद अगर बाबर पर आक्रमण कर देते तो उनकी जीत निश्चित थी। यानी दोनों ही इतिहासकारों ने महाराणा सांगा की हार का जो कारण बताया है वो बयाना और खानवा के युद्ध में ये जो अविलंब, जो ये इतना लंबा अंतराल पैदा किया गया, उस समय अंतराल को बताया। दूसरे कारण पर विचार करते हैं। दूसरा जो कारण है वो है अव्यवस्थित भीड़ वर्सेस अनुशासित सेना। देखिए इतिहासकारों ने महाराणा सांगा की सेना को एक भीड़ के समान माना है, जबकि बाबर की सेना को एक अनुशासित सेना कहा है। ऐसा क्यों? भले ही महाराणा सांगा की सेना बाबर की सेना के मुकाबले बहुत बड़ी थी, लेकिन सांगा का अपनी पूरी सेना पर कंट्रोल नहीं था। इसीलिए सांगा की पूरी सेना एक यूनिट के रूप में नहीं लड़ रही थी, बजाय इसके बाबर का अपनी पूरी सेना पर कंट्रोल था। बाबर अपनी पूरी सेना को निर्देशन कर रहा था, और बाबर की पूरी सेना एक यूनिट के रूप में लड़ रही थी। इसीलिए अव्यवस्थित भीड़ वर्सेस अनुशासित सेना कहा है।
देखो, महाराणा सांगा की सेना काफी विशाल थी और राजपुताना के काफी शासक थे जो महाराणा सांगा की ओर से खानवा के मैदान में युद्ध लड़ रहे थे। कौन कौन से शासक थे, यह भी कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं एक बार उनकी भी चर्चा कर लेता हूं। तो एक तो सबसे पहले हम चलते हैं बीकानेर। बीकानेर के उस समय शासक थे राव जैतसी, और राव जैतसी ने अपने पुत्र राव कल्याणमल के नेतृत्व में खानवा के मैदान में सेना भेजी थी। दूसरा जोधपुर, तो जोधपुर के जो शासक थे वो राव गंगा थे, और राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव राठौड़ के नेतृत्व में महाराणा सांगा की सहायता के लिए सेना भेजी थी। इसके अतिरिक्त सिरोही के अखेराज दूदा, ईडर के भारमल, डूंगरपुर के उदय सिंह, चंदेरी के मेदनी राय, रायसीन के जो सरदार थे उनका नाम था सिलहदी तंवर। इसके अतिरिक्त आमेर के पृथ्वीराज कच्छावा, हसन खां मेवाती जो मेवात के थे, महमूद खां लोधी। देखो इन दोनों पे ध्यान देना, एक तो हसन खां मेवाती और महमूद खां लोधी, ये दोनों ही इब्राहिम लोधी के साथ थे। महमूद खां लोधी इब्राहिम लोधी का भाई था, लेकिन ये दोनों केवल इसी उम्मीद में, इसी आशा से महाराणा सांगा के साथ युद्ध लड़ रहे थे क्योंकि ये बाबर को भारत से बाहर भगाना चाहते थे, इसीलिए महाराणा सांगा के पास में आ गए थे। इसके अतिरिक्त नागौर के शासक थे खानाजादा, मेड़ता के थे रायमल राठौड़, वीरमदेव मेड़तिया, सलूम्बर के शासक थे रावत रतन सिंह चूड़ावत, और इसके अतिरिक्त और भी काफी शासक थे, हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गए होंगे। तो ये काफी शासक ऐसे थे जो इस युद्ध के मैदान में महाराणा सांगा की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। कर्नल जेम्स टोड ने एक कथन कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि महाराणा सांगा के नेतृत्व में 7 उच्च कोटि के राजा, 9 राव और 104 छोटे बड़े सरदार लड़ा करते थे। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी, कितनी विशाल सेना महाराणा सांगा की रही होगी। और उस समय एक प्रथा भी थी, देखो पाती पर्वन, इस पाती पर्वन की भी मैं चर्चा कर लेता हूं। यह क्या प्रथा थी कि राजपुताना का कोई भी शासक जब युद्ध में जाता था तो वो बाकी शासकों को भी युद्ध के मैदान में अपनी अपनी हिस्सेदारी देने के लिए आमंत्रित करता था, और इस प्रथा को कहा जाता था पाती पर्वन। तो 2 कारण अभी हमने देखे। एक तो कौन सा कारण देखा, महाराणा सांगा द्वारा बयाना और खानवा के दोनों युद्धों के बीच में समय का अंतराल। दूसरा कारण है अव्यवस्थित भीड़ वर्सेस व्यवस्थित या अनुशासित सेना। तीसरा जो कारण है वो है बाबर द्वारा तुलुगमा युद्ध पद्धति का उपयोग करना। चौथा कारण है कि बाबर ने इस युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया था, बंदूक का प्रयोग किया था। तो एक बात तो क्लियर है, जहां महाराणा सांगा की सेना तलवार से, तीरों से, बर्छियों से युद्ध लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर बाबर की सेना तोप से और बंदूकों से युद्ध लड़ रही है। तो भैया कभी भी ध्यान देना, तीर जो हैं वो बुलेट्स का यानी कि गोलियों का या बंदूक का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त एक और कारण गिनाया जाता है, और वो कारण गिनाया जाता है सिलहदी तंवर या सलहदी तंवर को। ऐसा बताया जाता है कि इस युद्ध में महाराणा सांगा के जो सहयोगी थे, रायसीन का सरदार सिलहदी या सलहदी तंवर, ये बाबर से जाकर मिल गया था, और इसने महाराणा सांगा की सारी सैनिक तैयारियों की जितनी भी गुप्त जानकारियां थी वो सारी बाबर को दे दी थी। इसी के कारण बाबर इस युद्ध में जीत गया था। लेकिन गोपीनाथ शर्मा ने इस बात का खंडन किया है। एक किताब है राजस्थान का इतिहास, जिसमें गोपीनाथ शर्मा ने यह बताया है कि सिलहदी तंवर बाबर से जाकर मिला तो था, लेकिन वो तब मिला था जब महाराणा सांगा की पराजय लगभग निश्चित हो चुकी थी और महाराणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर ले जाया जा चुका था। तो महाराणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर क्यों ले जाया गया, तो अब एक बार युद्ध के उस माहौल की चर्चा कर लेते हैं। देखो, जब युद्ध हो रहा था तो उस समय महाराणा सांगा को एक तीर आकर लगा, जिसके कारण महाराणा सांगा बेहोश हो गए, और जब वो बेहोश हुए तो उनको युद्ध भूमि से बाहर निकाला गया सुरक्षित, और युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य किया था सिरोही के शासक अखेराज दूदा ने, और ये इनको युद्ध भूमि से निकालकर बसवा ले गए थे। बसवा वर्तमान में आता है राजस्थान के दौसा में। अब जब महाराणा सांगा युद्ध भूमि से निकालकर ले जाए गए मूर्छित अवस्था में, तो उस समय महाराणा सांगा के राज्य चिन्ह धारण करने के लिए एक व्यक्ति को कहा गया, जो कि सलूम्बर के शासक थे, जिनका नाम था रावत रतन सिंह चूड़ावत। इनसे कहा गया कि आप महाराणा सांगा के राज चिन्ह धारण कर लीजिए, जिससे सेना का नेतृत्व किया जा सके। लेकिन इन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरे जितने भी पूर्वज थे वो मेवाड़ को छोड़ चुके हैं, इसीलिए मेवाड़ के राज्य चिन्ह को मैं एक क्षण के लिए भी धारण नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना वचन देता हूं कि जो भी मेवाड़ का राज्य चिन्ह धारण करेगा, मैं अपनी अंतिम सांस तक उसके नेतृत्व में मेवाड़ की सेना की ओर से युद्ध लड़ता रहूंगा। इसीलिए रावत रतन सिंह चूड़ावत के मना करने के बाद
झाला अज्जा को मेवाड़ के राज चिन्ह धारण कराए। झाला अज्जा ने मेवाड़ के राज चिन्ह तो धारण कर लिए, लेकिन जब यह बात महाराणा सांगा की सेना में फैली कि महाराणा सांगा मूर्छित हो गए और उनको युद्ध भूमि से बाहर निकाला जा चुका है, तो फिर इसके बाद सेना का मनोबल गिर गया और खानवा के इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और महाराणा सांगा पराजित हो गए। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद राजपूतों की खोपड़ियों को बटोरा और उसकी एक मीनार बनाई और स्वयं को गाजी की उपाधि दी। तो देखिए, अब इस खानवा के युद्ध के बाद जब महाराणा सांगा युद्ध भूमि से बाहर ले जाए गए, बसवा ले जाए गए, अब जब उनको होश आएगा तो किस प्रकार से वापस वो युद्ध की तैयारियां शुरू कर देंगे और आगे चलकर किस प्रकार से मेवाड़ की राजनीति तय होगी, यही सब हम चर्चा करेंगे मेवाड़ रियासत के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।